हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम लोग 6 जून के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट हैं उन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन माया सभ्यता द्वारा निर्मित सबसे बड़ी और सबसे पुरानी ज्ञात संरचना की खोज की गई है हाल ही में। तो वह कहाँ पर की गई है? तो इसका सही आंसर जो है वह है मैक्सिको। मैक्सिको में इसकी खोज की गई है। तो वॉशिंगटन के वैज्ञानिकों ने एक एरियल रिमोट सेंसिंग विधि के द्वारा इसकी खोज की है। तो मैक्सिको के तबास्को राज्य में करीब 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच निर्मित इस विशाल आयताकार प्लेटफॉर्म को खोजा गया है। तो मैक्सिको में खोजा गया है, तबास्को राज्य में, और वॉशिंगटन के वैज्ञानिकों द्वारा इसे खोजा गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना है, वहां के पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ताकाशी इनेमोटा, इनके द्वारा इसे खोजा गया है। तो ये काफी ज्यादा और काफी विस्तृत एरिया है। तो माया सभ्यता जो था, प्राचीन माया सभ्यता, उसकी इस एक संरचना को खोज की गई है। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन है ना, गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? तो जो गावी है, अंतर्राष्ट्रीय अलायंस ऑफ वैक्सीन, इसका नाम ही गावी है। ठीक है, तो इसको भारत के द्वारा कितने मिलियन डॉलर की मदद दी गई है? तो अब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, वो अभी ग्लोबल वैक्सीन समिट जो है उसको संबोधित कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो सहायता है वह गावी को करने के लिए घोषणा की है। तो अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन है ना, अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अलायंस जो है, गावी इसका फुल फॉर्म, गावी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठबंधन जो है गावी को 15 मिलियन डॉलर की मदद करेगा, ऐसी घोषणा की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो बिजनेस लीडर्स समिट जो थी उसमें ब्रिटेन की एजेंसियां, जो सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया था। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, वो भी इसमें सम्मिलित थे, और इसमें गावी को करीब 7.4 अरब डॉलर एकत्रित करने के लिए एकत्रित किया है गावी के द्वारा। तो यह क्या करती, क्या संस्था जो है गावी, ये वैक्सीन का निर्माण करती है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह से ये कार्य करती है। और इसकी ये जो संस्था है, इसकी स्थापना जो है, इसका जो HQ है, जो हेडक्वार्टर्स है, वह स्विट्जरलैंड में है। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स। इसका फाउंडेशन जो है उसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स द्वारा, जो बिल गेट्स को आप जानते होंगे। तो बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर जो बिल गेट्स, उनके द्वारा जनवरी 2000 में इसकी क्या थी, स्थापना की गई थी, जो गावी फाउंडेशन है। तो ये करती क्या है, वैक्सीन का निर्माण करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो ये गावी संगठन है ना, अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अलायंस। आगे देखते हैं हम लोग। AFC महिला विश्व कप, महिला एशिया कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो AFC है ना, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है, वह महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है भारत के द्वारा AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी की जाएगी। यहां पर आप कुछ फैक्चुअल डेटा भी देख सकते हैं कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ, जो एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ फुटबॉल है, इसे 1979 के बाद पहली बार 2022 में महिला एशिया कप की मेजबानी का अधिकार दिया गया है। ठीक है, 1979 के बाद पहली बार, जो 1979 में पहली बार हुआ था यह, तो उसके बाद 2022 में पहली बार भारत को यह दिया गया है। इससे पहले जो भारत है उसने 2017 में जो अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप था उसको आयोजित किया था। अब 2020 में जो भारत है वह क्या करेगा, 2020 में भारत अंडर 17 महिला विश्व कप के आयोजन भी करना है। लेकिन इस समय क्या है, कोरोना के कारण वह नहीं हो पा रहा है। तो 2021 में जो अंडर 19 महिला विश्व कप होगा, है ना, अंडर 17, उसकी मेजबानी भारत ही करेगा। फिर उसके बाद 2023 में महिला विश्व कप के लिए जो है भारत क्वालिफाई कर सकता है। यह जो आयोजन किया जाएगा उसके द्वारा कैसे, कि जो यह आयोजन भारत में किया जाएगा तो उससे यह होगा, जो भारतीय टीम है वो ऑटोमेटिक इसमें क्वालिफाई कर जाएगी। 2022 में जब इसका आयोजन किया जाएगा तो जो भारतीय टीम होगी वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाएगी, क्योंकि जो मेजबान देश होता है वो ऑटोमेटिक उस देश में होने वाले कोई भी जो आयोजन होता है उसमें क्वालिफाई माना जाता है। तो भारत इसमें ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाएगा। और 2023 के लिए जो अंतिम
टूर्नामेंट होगा वह यही होगा। तो अगर उसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा होता है तो 2023 में जो विश्व कप होगा महिलाओं का, उसमें भारत खेल हो सकता है कि भारत क्वालिफाई करके विश्व कप खेले। फिर उसके बाद जो AIF के अध्यक्ष हैं, है ना, एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, उसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, ये इनके द्वारा है। और AFC क्या है, जो 6 कॉन्टिनेंटल फुटबॉल परिसंघ है ना, 6 कॉन्टिनेंटल, जैसे यूरोप का है, अफ्रीका का है, ऑस्ट्रेलियन है और यूरोपियन है ना, तो ये अलग अलग, अमेरिकन है। तो जो 6 कॉन्टिनेंट हैं वह टोटल किस में रजिस्टर्ड है, फीफा में रजिस्टर्ड होते हैं। तो उसी तरह AFC भी एक रजिस्ट्रा में रजिस्टर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है वह है 4 जून। 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, ठीक। और 1 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है वह 1 जून को मनाया जाता है, ठीक, वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को कौन सा दिन मनाया? 14 को तेलंगाना राज्य बना था, तो तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। और 3 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड बाइसिकल डे। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाता है। और 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन फॉर विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, यह दिन मनाया जाता है। तो यह UN के द्वारा मनाया जाता है, ठीक, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, ठीक। और इसमें इनोसेंट चिल्ड्रन फॉर विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व्ड, है ना, इस दिन मनाया जाता है। UN जो है इसे 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। पूरे विश्व में पीस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है वह है 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और 31 मई को WNTD मतलब वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। 4 जून को जो इनोसेंट बॉयज होते हैं, इनोसेंट चिल्ड्रंस होते हैं, उनके ऊपर जो एग्रेशन होता है उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए वह डे मनाया जाता है UN के द्वारा, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रत्येक साल जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस पर क्या होता है, दुनिया के लोग प्रकृति की ओर, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूकता के लिए मनाया जाता है। और विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को, बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग चिंताओं को चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी 5 जून 1974 को। 1972 से लेकर के लगातार विश्व पर्यावरण के क्षेत्र में कई कार्य किए जा रहे हैं, कई संधियां की गई हैं, ठीक है। इसी तरह मॉन्ट्रियल ट्रीटी है, वियना संधि है, इस तरह के बहुत सारे जो संधि हैं वह किए जा रहे हैं 1972 के बाद से। तो 5 जून 1974 को पहली बार मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस, तब से ही हर साल मनाया जा रहा है। जैसे ओजोन की जो ओजोन परत जो है उसका क्षय हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो उसको बचाने के लिए, है ना, तो इस तरह की बहुत सारी चीजों को किया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, वाटर लेवल कम हो रहा है, तो इस तरह की जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, UN के द्वारा ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक के 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर जो है वो बासु चटर्जी का निधन हुआ है 93 वर्ष की आयु में। इन्होंने पुरानी कई फिल्मों में निर्देशन किया है, कई फिल्मों को बनाया है, निर्माता है, प्रसिद्ध निर्देशक है, और साथ ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था 1969 में इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10 जनवरी 1930 को अजमेर में इनका जन्म हुआ था, और चमेली के साथ एक खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसी कई फिल्मों को इन्होंने निर्माण किया था, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और 1969 में उन्हें क्या किया गया था कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1954 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस सचिव को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है वह है राजीव टोपोन को नियुक्त किया गया है वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक, है ना, कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है राजीव टोपोन को। तो जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई थी? ज्यादा से ज्यादा जो विश्व में डेवलपमेंट के कार्य हैं उनके लिए जो
गरीब देश हैं उनको वह ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड कर सकती है। और जो वर्ल्ड बैंक है यह इसका जो HQ है वो वॉशिंगटन DC में है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें की जाती हैं वह होती हैं कि गरीब देशों को ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड करना। और IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है और IRBD यह दो संस्थाओं को मिला करके बनाया गया है विश्व बैंक। IRBD जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो इसके प्रेजेंट में चीफ हैं वो हैं डेविड माल्प्स जो है विश्व बैंक के प्रेजेंट चीफ हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? जो दो प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, उनके बीच जो अभी समझौते किए गए हैं उनकी संख्या है 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक, इनके द्वारा क्या होता, एक ऑनलाइन वेबिनार किया गया था। तो दोनों देशों के प्रधानमंत्री आमने सामने थे और उनके बीच करीब 7 समझौतों को हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 समझौते किए गए हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट जो है हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना। जो हिंद महासागर का क्षेत्र है वहां पर जो चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, जो आसपास के आइलैंड देश हैं उनको काफी प्रभावित कर रहा है। वहां पर वो कह रहा है कि ये सब हमारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इससे क्या कर रहे हैं कि महासागर में क्या करना है कि चीन का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डे को इस्तेमाल करने का अहम समझौता किया है। तो जो यह पोर्ट में स्थित जो नेवी पोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल दोनों देश आपस में कर सकते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया अपने जो आर्मी है, जो नेवीज हैं, वह भारत के पोर्ट पर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के जो पोर्ट हैं वह भारत इस्तेमाल कर सकता है। तो इस पर समझौता बना है। फिर इसके साथ ही दोनों पक्षों में विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार, जो WHO के द्वारा बहुत सारी गड़बड़ियां की गई हैं उनको सुधारने के लिए इस मसले पर बातचीत की गई है। और नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था और इसमें स्वास्थ्य सेवा, कारोबार, रक्षा क्षेत्र और द्विपक्षीय संबंधों के आयामों पर मजबूत बनाने के लिए चर्चा की गई है। तो 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि जो हिंद महासागर में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए दोनों देशों के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करना सबसे महत्वपूर्ण इसमें है। फिर उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त किया है? ट्विटर के द्वारा पूर्व वित्तीय अधिकारी जो CFO थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अपने बोर्ड में उनको नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर जो है वह है पैट्रिक पिचेट को शामिल किया है ट्विटर ने। गूगल के पूर्व अधिकारी थे, CFO थे, है ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इनको बोर्ड में नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पैट्रिक पिचेट को। लैरी पेज यह गूगल से संबंधित है ना। पैट्रिक पिचेट जो है यह अब जो ट्विटर के बोर्ड के नए अध्यक्ष के नियुक्त किया गया है इनको। ट्विटर ने गूगल के पूर्व वित्तीय अधिकारी जो है, गूगल जो कंपनी है उसके पूर्व वित्तीय अधिकारी हैं पैट्रिक पिचेट, है ना। गूगल और ट्विटर अलग अलग कंपनीज हैं। ट्विटर जो है वह ट्विटर जो है जैक डॉर्सी ने फाउंड की थी और जो गूगल है वो लैरी पेज और एक और है इनके साथ में, उनका नाम मेरे को भूल रहा है। तो दोनों ने क्या किया था, गूगल को फाउंडर है और जो पैट्रिक पिचेट है वह गूगल के CFO थे। तो अब जो है वह ट्विटर के जो बोर्ड के नए अध्यक्ष को इन्हें नियुक्त किया गया है। वे ओमिद कोर्डेस्टाइन की जगह लेंगे। पैट्रिक पिचेट जो है साल 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए थे, ठीक, और अंत में एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक थे। उन्होंने इससे पहले 2008 से 15 तक गूगल मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में क्या किया था। 2008 से 15 तक ये गूगल के CFO थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। तो अब जो है यह ट्विटर के बोर्ड के नया अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है, पैट्रिक पिचेट को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है भूटान और भारत ने एक पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भूटान और भारत में एक समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर किया गया है।
अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो 2020 जो अभी विश्व पर्यावरण दिवस है, तो उसकी जो थीम थी वह क्या थी? तो इसका सही आंसर है जैव विविधता। जैव विविधता थी विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम। बायोडायवर्सिटी तो प्रत्येक साल मनाया जाता है, 5 जून 1974 से हर वर्ष मनाया जा रहा है, तो हर वर्ष इसकी एक थीम होती है। तो पर्यावरण दिवस 2020 की जो थीम थी जैव विविधता, सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। अगर प्राकृतिक संतुलन नहीं होगा तो जिस तरह के आप पेंडेमिक देख रहे हैं, तूफान देख रहे हैं, साइक्लोन देख रहे हैं, सुनामी देख रहे हैं, तो अगर संतुलन नहीं होगा तो ये ज्यादा से ज्यादा देखने को हमें मिलेंगे। कहीं तूफान आ रहा है, बेमौसम बारिश होती है, ये सब जो है एक प्राकृतिक असंतुलन होने के कारण ज्यादा से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो एक प्राकृतिक संतुलन अगर हम नहीं बनाएंगे तो इन सब चीजों को हमें अधिकतर झेलना पड़ेगा और हो सकता है आगे चलकर और बुरी स्थिति होगी। तो जैव विविधता इस वर्ष की थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस की।